मैं इस संगोष्ठी के विजय भाषक माननीय पद्मश्री भिक्खूजी दादा इतादी जी को विजय भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे स्नेही रविंद्र जी सिंगनापुरकर, इस सम्मेलन के उद्घाटक माननीय सुनील जी कुलकर्णी, प्रमुख अतिथि गुरुवर्य डॉक्टर नारायण जी शर्मा, समकुलपति यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय जोगेंद्र सिंह बिसेन, पराग काळकर, ॲडव्होकेट अविनाश भिडे, हेमंत जी देशपांडे, संजय पगारे, मिलिंद वैद्य, विजय प्रसाद अवस्थी, हुकुमचंद मीना, हेमंत देशपांडे और विद्वान भाई और बहनों, हमारे अभी के कार्यक्रम में जिन्होंने प्रस्तावित किया अवस्थी जी ने, और जिन्होंने इस विषय की उद्घाटक इस नाते कुछ बातें हमारे सामने, महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी, ऐसा हमारे दिल्ली के हमारे कुलकर्णी जी। तो विषय सामान्यतः आपके सामने सूत्र रूप से आया है, लेकिन बीज भाषक इसका अर्थ ऐसा होता है कि जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, होनी चाहिए, ऐसे जो हिंदी और मराठी के साहित्य में सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता के बारे में कुछ चिंतन बिंदु आपके सामने रखना चाहिए। हम देखते हैं कि वैसा समरसता का मूलभूत जो विषय है, तो हमारे संस्कृति का एक अभिन्न घटक है, अभिन्न अंग है। सामान्यतः भारतीय संस्कृति, इसका जब जब हम उल्लेख करते हैं तो उसमें रामायण आता है, महाभारत आता है, भगवत गीता आती है और गायत्री मंत्र आता है। इन चार बातों का विषय आपका हमारे सामने आना, इसका अर्थ भारतीय संस्कृति, इसके बारे में हमारा चिंतन चल रहा है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तभी रामायण शुरू में मैं इसको बताना चाहता हूँ, मैंने जो उल्लेख किया कि हमारी जो संस्कृति है, इसका मूलाधार ही समरसता है, इसकी शुरुआत ही समरसता से है। रामायण किसने लिखा? भगवान वाल्मीकि ने। वाल्मीकि समाज की आज क्या स्थिति है, किस पे है वो तो एससी में है। तो रामायण जो इसका पूरे दुनिया भर जिसका प्रभाव है, वो लिखने वाले ही एससी आज की परिभाषा में, उस दिन की परिभाषा में नहीं था, आज की परिभाषा में जो विमर्श वगैरह उठता है, इसके लिए मैं बताता हूँ। तो वो तो एससी का है जिन्होंने रामायण लिखा है, महाभारत जिन्होंने लिखा। एक मछुआरे का बेटा है, मच्छीमार का बेटा है, यूपी में कुछ परिसर में उसको एससी में डाला है, बिहार में अति पिछड़ा में डाला है। ऐसी कम्युनिटी जो वो भी दलित कम्युनिटी से आता है, तो महाभारत का उद्गाता भी वही है। भगवत गीता पूरे दुनिया में उसका आज हम देखते हैं, कहाँ भी जाओ भगवत गीता के बारे में होता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर होने के बाद उस समय के राष्ट्रपति को पूछा कि कोई जो परदेशी आदमी आता है उसको हम भेंट क्या देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम राजमहल की प्रतिकृति देते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, और कुछ नहीं हमारे देश में देने लायक, तो क्या है? तो उन्होंने कहा भगवत गीता है। आज कोई भी जब मेहमान आता है
तो उनकी भाषा में छपा हुआ भगवत गीता का पुस्तक हमारे देश से उनको भेंट दी जाती है। ऐसी भगवत गीता वो जिन्होंने बताई भगवान श्री कृष्ण, आज की परिभाषा में वो ओबीसी है, गौरी कम्युनिटी में से है, पाला कम्युनिटी में से है। और चौथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न घटक है गायत्री मंत्र। ये जो गायत्री मंत्र है वो तो विश्वामित्र ने हमें दिया है, और विश्वामित्र महाराष्ट्र की भाषा में हम बोले तो मराठा है। तो हमारे संस्कृति का बेस ही समरसता का है। ये यदि ध्यान में हम लेंगे तो कोई भी आगे आपत्ति नहीं आ सकती। हम देखते हैं कि हमारे देश में जब इस तरह के हम उल्लेख करते हैं तो ध्यान में ऐसा आता है कि हमारे वेदों से लेकर आज तक की जो परिभाषा है उसमें हम देखेंगे तो वेदों में सर्व सृष्टि को ही एक परिवार माना है, एक पारिवारिक सृष्टि को ही परिवार माना है, वसुंधरा। हम देखते हैं अयम निजहा परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो सृष्टि को ही हमारा परिवार मानता है तो उसके समरसता के बिना आदर हो ही नहीं सकता। तो कहाँ भी हम जाए, कहीं से भी शुरू किए, आज जिस अवस्था में है उसके बारे में समय मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें तो सामने आई है। और समरसता मंच की शुरू तत्वबन ठेंगड़ी जी ने मेरे पास ही इसकी जिम्मेवारी दी थी यहाँ के संग, इसलिए शुरू में जो हुआ सबका मैं साक्षीदार हूँ इस विषय का। कितनी समस्या आ गई वो तो आते रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने जो इस तरह का हमारा जो संस्कृति के जो मूलाधार है, चाहे वेद हो, चाहे रामायण महाभारत या गीता या गायत्री मंत्र हो, ये सब समरसता का मूलाधार है। और आगे चलकर आज हम उसका विचार कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य और मराठी साहित्य में ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता, दो शब्द है, एक सामाजिक समरसता, दूसरा सांस्कृतिक समरसता। संस्कृति यानी क्या? संस्कृति का एक अर्थ है जो कोई मूल्य हमारे समाज में स्थिर होता है, आगे चलकर उसके आधार पर लोग जीने लगते हैं। उसी कालखंड में उसमें कुछ न कुछ बातें जो इसमें मिलावट होती है, जो जीवन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ऐसी जो बातें उसमें आते हैं वो बदल कर उस कालखंड में सुसंगत कुछ बातें उसमें जोड़ना और शुरू से जो प्रभाव शुरू हुआ है वो अखंड तक जाना, इसको संस्कृति कहते हैं। कंटिन्यूटी विथ चेंज, दैट इज कल्चर। कंटिन्यूटी शुरू से आज तक, बीच में जो आया जातिवाद आया, अस्पृश्यता आई, ये सब बीच में आ गया है, वो निकालना चाहिए और निकाल रहे हैं, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो जो संस्कृति है, संस्कृति से सांस्कृतिक शब्द आता है। अतः कंटिन्यूटी जो है, महापुरुष हो, कोई तथ्य हो, कोई सिद्धांत हो, कोई वैचारिक मंथन हो, ये सब एक सांस्कृतिक धरोहर होते हैं। तो संस्कृति का विचार करते समय और सामाजिक विचार करते समय थोड़ा अंतर आ सकता है, उसमें शायद अंतर तो नहीं है, लेकिन ये जो समरसता का सांस्कृतिक, एक उदाहरण के लिए हम देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जन गण मन लिखा। अभी जन गण मन यह हमारा राष्ट्रगीत है,
उसमें क्या क्या है, सब प्रांत है, सब भाषा भाषा है। तो भौगोलिक और सामाजिक इसका विचार उसमें किया है। तो समरसता का एक सामाजिक उदाहरण यानी जनगण मन है। अभी बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा। इस वंदे मातरम का पहला गायक था रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने उसको चाल वगैरह दी थी, उन्होंने गाया है पहले। उसमें क्या है, आज हम तो 2 कड़ी उसमें से बोलते हैं ट्रांजा, वो नहीं है। पूरा मैं जो वंदे मातरम है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसमें क्या है, पूरे संस्कृति का वर्णन है, सांस्कृतिक वर्णन है। अभी वो राष्ट्रीय गान है। तो सांस्कृतिक समरसता का एक उदाहरण ये वंदे मातरम जिसके साथ हम जोड़ सकते हैं। तो जब हमारा कोई विषय के बारे में चिंतन होता है तो ऐसा ध्यान में आता है हमें कि इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अभी हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में बहुत साहित्य हुए हैं। कुछ नाम मैं बताता हूँ, किसी का शायद मैं आधार भी ले सकता हूँ कि जैसे सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, बाबा गुरु घासीदास जी है, रामधारी शिव दिनकर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, मुंशी प्रेमचंद है, मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंदन पंत है, हरिवंशराय बच्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, अमृता प्रीतम है, कुमार विश्वास है। आज तक की कड़ी हम जोड़े। इसमें और भी कुछ नाम है, शायद इसमें छूट गए होंगे। इन सबका जब हम विचार करेंगे हर एक का, तो ध्यान में आ जाएगा हमें कि उसमें से एक महत्वपूर्ण विषय एक सामाजिक समरसता का है या सांस्कृतिक समरसता का है। ये दोनों संदर्भ हमें इन लोगों के साथ हमें मिलेंगे ऐसा मुझे लगता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद है, तो मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 तक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए मशहूर है। हिंदुस्तानी साहित्य इसका अर्थ हिंदी और उर्दू, इन 2 विषय के साहित्य में विचार करते करते उन्होंने जो डेवलप किया, इसको हिंदुस्तानी साहित्य ऐसा कह दिया है। वो बहुत मशहूर लघु कथा लेखक थे। 300 से ज़्यादा उन्होंने लघु कथा लिखी है। उसका एक प्रख्यात ऐसी कुछ है, गोदान, कार्यभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, ऐसे को प्रख्यात ऐसी कादम्बरियाँ उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने चित्रण क्या किया है, गरीब और गरीबों के बारे में चित्रण किया है। शहरी वर्ग में रहने वाला मध्यम वर्गीय जो वर्ग रहता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। भ्रष्टाचार, बाल विधवा, कल्पना करो ये 1880 का समय है। उस समय इन्होंने इसके बारे में सोचा है। बाल विधवा, गरीबी, वसाहतवाद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वेश्या व्यवसाय के बारे में भी उन्होंने, सरंजामशाही और जातीय व्यवस्था पर लिखने वाले पहले कादम्बरीकार हैं। जाति व्यवस्था हितकारी नहीं है, इसके बारे में लिखने वाले वो पहले आदमी है, एक लेखक है। और हमारे देश में जो महिला और कामगार, इनकी जो दुर्दशा है, इसके बारे में महत्वपूर्ण लिखान करने वाले ये है। पॉलिटिकल लोगों के बारे में भी उनकी जो सोच है, शुरू में वो हमारे गोखले जी थे, उनके बारे में उनके बारे आकृष्ट हो गए। बाद में थोड़ा ध्यान में आ गया तो लोकमान्य तिलक जी के और वो थोड़े उनके साथ सामने गए। उसके बाद वो महात्मा गांधी के संबंध में
उन्होंने कुछ चिंतन किया और उसके बाद स्वामी विवेकानंद के बारे में भी उन्होंने चिंतन किया। एक बाजू सामाजिक समरसता का एक मूलभूत जो बातें थी इसके बारे में उन्होंने चिंतन किया और दूसरी बात हमारा जो सांस्कृतिक समरसता है उसके बारे में भी उन्होंने हमारे साथ चर्चा की है। अगर शुरू में ये क्रोनोलॉजिकली कहे तो इसमें पहला नाम आता है सूरदास जी का। अभी सूरदास जी जो है वो तो अंधे थे, हमें मालूम है। उन्होंने जो सूर सारावली नाम का एक ग्रंथ लिखा, 1107 छंद उसमें है। उनके 5 ग्रंथ ये उपलब्ध है। मैं नहीं माखन खायो, ये जो गीत है अनूप जलोटा ने गाया है, ये गीत सूरदास जी का है। अभी वो तो सब संदर्भ आपके सामने रहो कि एक अंध व्यक्ति हमारे संस्कृति का वर्णन, संस्कृति पुरुष का वर्णन कैसा करते हैं वो हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा है जाति पाति को वो पूछत नाही श्रीपति के दरबार। अभी हमारे हिंदी साहित्य की शुरुआत क्या से होती है कि जाति पाति उच्च नीचता हम नहीं मानते और श्री के दरबार में तो इसका कोई स्थान ही नहीं है। जाति पाति कोई पूछत नहीं श्रीपति के दरबार। बैठक सभा सबय हरिजू की, कौन बड़ा कौन छोट, पुनी छोटा नहीं पुनी मोटा। सूरदास पारस के पारसे मिटत लोह के खोट। तो इस तरह का एक चिंतन सूरदास जी जैसे अभी बहुत हर एक के बारे में कुछ कह सकते हैं, अभी समय सीमा इसलिए इतना कहना संभव भी नहीं है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी का मैंने उल्लेख किया, वो नोबेल पारितोषिक जिनको मिला था, ऐसे वो एक बहुत बड़े एक साहित्यिक थे। उनके 2 गीत आज के 2 राष्ट्र का राष्ट्रगीत है। जनगण मन ये हमारे भारत का है और अमार सोना बांग्ला ये बांग्लादेश का एक राष्ट्रगीत है। इस तरह का एक महान चित्रकार, कवि, दार्शनिक, साहित्यकार और देशभक्ति से ओतप्रोत ऐसा जीवन है। महात्मा गांधी जी को महात्मा ये जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है। अभी मैथिली शरण गुप्ता है, हरिवंश राय बच्चन है, ये सब बातें हम देखेंगे। अब तक आएंगे तो हम अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक कवि हृदय, राजकारणी तो है, राजनेता तो है, लेकिन कवि वो तो पंतप्रधान नहीं थे। इसमें से कुछ राज्यसभा सदस्य थे जिनका मैंने वर्णन किया, कुछ पद्म भूषण थे उसमें, कुछ ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते थे, साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेते थे। इस तरह का उनका सब जीवन है। लेकिन ये समझे जो हमारे मैंने अभी जो बताया ना, तो चिंतन क्या किया है कि ये देश ये सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक समरसता का ही चिंतन किया है। जैसा कि हमारे विष्णु पुराण में क्या वर्णन किया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में एक भौगोलिक एक सामाजिक ऐसा चिंतन उसमें हमें मिलता है। एक सामाजिक समरसता के लिए अनेक जाति पंथ भाषा वेशभूषा खाना पीना सब अलग अलग, तो भी हम एक है। इस तरह का एक हमें विष्णु पुराण में इसका आधार मिलता है। और दूसरा जो बृहस्पति आगम है, बारहस्पत्य सूत्र भी जिसको कहते हैं, उसमें है हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिमालयापासून हिमालय से शुरू होकर हिंदू महासागर तक जिसका जो है वैसा वो तो देव निर्मित देश है, देव निर्मित देश। और हिंदुस्तान ये इसको कहते हैं। ऊपर भारत ये नाम आया है
और सब भौगोलिक सब रचना आई है। नीचे हिंदुस्तान नाम आया है और सब सांस्कृतिक उसमें रचना आई है। इस तरह हम थोड़ा हिंदी साहित्य के बारे में कहे तो ध्यान में आता है। बहुत बोल सकते हैं, बहुत ही उसके नोट भी मैंने लिखे, भी समय की सीमा होने के कारण अभी मैं हिंदी के कुछ नाम भी बताए, इसके बारे में आप चिंता करें, ऐसा मुझे लगता है। रामधारी दिनकर जो है, जो राष्ट्रकवि इसको कहा है, मैथिली शरण गुप्ता इसको भी राष्ट्रकवि कहा है। आधुनिक में विश्वास का मैंने नाम लिया, वो उनको तो साहित्य में स्वर्ण पदक मिला है। ऐसे सब हमारे सामने लोग हैं। अभी मराठी साहित्य का यदि हम विचार करें, हिंदी साहित्य में कुछ संदर्भ मैंने आपके सामने बताया और आपको कुछ बातें बताई मैंने। अभी जब मराठी साहित्य में हम आ जाएंगे तो ज्ञानेश्वरी से, हम ज्ञानेश्वर महाराज से इसकी शुरुआत हो सकती है। ज्ञानेश्वर महाराज जिनका जीवन आपको मालूम है, कितनी आपदा उनको सहनी पड़ी। पिता उनके पहले सन्यासी थे, वो बहुत समय काशी में थे। एक बार काशी के कोई विद्वान वहाँ आ गए, उस गांव में भिक्षा मांगते समय उस घर में आ गए और भिक्षान दे उन्होंने कहा, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कुछ भिक्षा दी, तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज संभव नहीं है, क्या हो गया? मेरे पति तो कहाँ निकल गए, कहाँ गए? कोई काशी में गए। यहाँ से शुरुआत, अभी समय में ज़्यादा नहीं लगा, यहाँ से शुरुआत होती है। और जब वो गुरु उनके ही पास वो रहते थे, ये जो आए थे गुरु, वो काशी में गए, उनको उन्हें घर भेज दिया कि आपको पुनश्च अपना संसार करना है। ये उनको बताया, इसलिए वो आ गए और उनका संसार शुरू हो गया। और उनको जो आपत्ति हुए उनको समाज ने बहिष्कृत किया। जिनका जीवन जन्म से जिसको बहिष्कृत जीवन जीना मिला, त्यागदेव, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई, उनका सब जीवन हम देखेंगे। ऐसे ज्ञानेश्वर एट द एज ऑफ 15 जब भगवत गीता संस्कृत में है, सामान्य लोगों को समझती नहीं, इसलिए ज्ञानेश्वरी उन्होंने लिखी। 100 श्लोक है गीता में, भगवत गीता में 9000 से ज़्यादा अभंग है वो भी उन्होंने लिखे हैं। आप कमाल की बुद्धि को हमारे खाद्य मिलता है जब उसका हम अध्ययन करते हैं। तो मैं जब इमरजेंसी में जेल में था तो उस समय जेल में हमारा जीवन ठीक जाए, इसलिए कुछ लोगों ने ज्ञानेश्वरी हमें भेंट दी थी कि इसका ज़रा अध्ययन करो तो आपके जीवन अच्छा जाएगा। तो उस समय मैंने 75-6 में वो पढ़ी थी ज्ञानेश्वरी। लेकिन आज जब उसके और मैं देखता हूँ तो जो ज्ञानेश्वर जिन्होंने समाज में बहिष्कृत किया, उस समाज को एक संजीवनी देने का प्रयास ज्ञानेश्वर महाराज ने किया और पूरे समाज को भगवत गीता समझ में आ जाए, ऐसा मराठी में उन्होंने लिखा। आज जो महाराष्ट्र मराठी भाषा को अभिजात भाषा को जो दर्जा मिला, इसका एक कारण ज्ञानेश्वरी है उसमें। तो इस तरह के एक, और दूसरा उन्होंने जो पसायदान लिखा है, तो विश्व का राष्ट्रगीत है पसायदान। क्या जो जो वांछिल तोते लाओ प्राणी जात, जो जो कोई इच्छा करे। कौन बता रहा है? जिनको कुछ भी मिलने की समाज में कोई भी उसको मनाही किया था, कुछ भी मिलना नहीं चाहिए ऐसा कहा। उस समाज के लिए वो क्या चाहता है? एक अमृत तत्व चाहता है सबको। क्यों? क्योंकि समाज मेरा है। तो मेरा समाज है, ये जो भावना है एक सामाजिक समरसता की मूलभूत भावना है। और पसायदान, प्रसाद उसका जो है वो समाज को मिले, इसके कारण उन्होंने जो पसायदान लिखा। और दूसरी बात, जो एक भक्ति परंपरा
महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय इसको कहते हैं, वो उन्होंने शुरू किया। और पूरे हम देखते हैं कि पूरे देश में इसका फैलाव हो, आप प्रयास किया। इसलिए उनके समकालीन, लेकिन ज्ञानेश्वर को हमारे अपने गुरु मानने वाले, साथी मानने वाले नामदेव महाराज, उसके साथ भी वो पंजाब तक गए थे, बाद में वो वापस आ गए, नामदेव जी वहाँ रहे। अब हम देखते हैं कि सिख गुरु ग्रंथ में भी नामदेव के बहुत अभंग है, अनेक स्थान पर है। पूरे देश में भक्ति संप्रदाय एक पूरे राष्ट्र में एकजुट हो जाए, ये प्रयास उन्होंने किया। और महाराष्ट्र में उन्होंने, हम अब महाराष्ट्र के दिखते हैं कि महाराष्ट्र में उन्होंने क्या कहा। महाराष्ट्र में उनके साथ जनाबाई ने एक अभंग लिखा है, संत जनाबाई ने। क्या लिखा है उन्होंने? विठू माझा लेकुरवाळा, संगे लेकुरांचा मेळा, जनी म्हणे गोपाळा, करी भक्तांचा सोहळा। कौन है विठू माझा लेकुरवाळा? कौन है लेकुर? उसमें नामदेव महाराज है, संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम महाराज है, संत चोका है, संत विसोबा खेचर है, संत सावता माळी है, संत गोरा कुंभार है, संत नरहरी सोनार है, संत तुकाराम, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, संत सेना, संत एकनाथ, ये सब अपने कहीं बगल में, कोई कंधे पर बैठा है, कोई हाथ पर बैठे है, ऐसा विठू माझा लेकुरवाळा, संगे गोपाळांचा मेळा। सामाजिक समरसता का इससे और कौन सा उदाहरण हो सकता है? अन्य अन्य जाति के लोग हैं, चौका मेला है उसमें, वो तो मार जाति के थे। इस तरह के आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाने का बहुत बड़ा प्रयास संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने एक भक्ति संप्रदाय के आधार पर भी किया है। और उसमें एक दूसरे के गुरु भी है, विसोबा खेचर है, वो गुरु है इसमें से किसी के। तो मराठी साहित्य में जब हम देखते हैं, संत एकनाथ और तुकाराम महाराज का भी संदर्भ जाते देता हूँ। तुकाराम महाराज का जो का रंजले गांजले, त्याशी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। जो रंजले गांजले, डिप्रेस क्लासेस, इसके बारे में जो चिंतन करता है, सोचता है, काम करता है, वही साधु है और परमेश्वर का स्थान वही है। यह हमारे संत तुकाराम महाराज जी का एक हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। और संत एकनाथ, उन्होंने तो ज्ञानेश्वरी जो है उसका कुछ संशोधन करके एक अपडेट ज्ञानेश्वरी का एक किताब उन्होंने बनाया। अपने जीवन में उन्होंने जो वंचित है, जो शोषित है, उनके बारे में भारूड लिखे और भारूड के आधार पर एक समाज में एक नई चेतना निर्माण करने का उन्होंने प्रयास किया। और इतना ही नहीं कि अपने पितरों की तृप्ति होने के लिए उन्होंने अपने घर में उस समय के जो जिनको लोग अस्पृश्य मानते थे, ऐसे महार कम्युनिटी, अन्य कम्युनिटी के लोगों को उस कार्यक्रम में अतिथि इस नाते उनको बुलाया था अपने घर में। संत एकनाथ भावार्थ रामायण नाम की एक किताब उन्होंने लिखी। रामायण का मैंने उल्लेख किया। रामायण हमारे देश के हर एक भाषा में लिखा गया है। आंध्र में मैं गया था, 14 रामायण है वहाँ। एक रामायण तो एक महिला ने लिखी हुई है। और वो जो रामायण है जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया, तो उस रामायण में हम देखते हैं कि निषाद राज है, वो मिलता है प्रभु राम को। वहाँ शबरी मिलती है, उसके वो उन्होंने उच्छिष्ट किए हुए वो बेर है वो खाते हैं। वो सुग्रीव मिलता है, वानर मिलते हैं, जटायु मिलता है, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कोल मिलते हैं, भील मिलते हैं।
इस सबके साथ वो संपर्क करते हैं, सबको एक करते हैं। पूरा समाज में सामाजिक समरसता का व्यक्तिगत अनुभव प्रभु रामचंद्र का जीवन है। प्रभु रामचंद्र जी ने जब अयोध्या आ गए तो उन्होंने अनेक लोगों को साथ में लाया था, लेकिन एक ही आदमी को उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया था। वो था जिन्होंने पहली बार उनकी नैया पार की थी, वो केवट निषाद राज था। तो ये जो है समरसता का जो भाव है, तो आपके मन में किस तरह, और पशु पक्षी, राम का जीवन हम ध्यान में आएगा ना, पशु पक्षी जीव जंतु इसके साथ भी संपर्क करते हैं। उनको पूछते हैं, सीता माई को देखा क्या आपने, सीता कहाँ से गई, वृक्षों को पूछते हैं, वल्ली को पूछते हैं। इस तरह का चराचर में चैतन्य है। ये जो हमारे एक संस्कृति की देन है, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये जो हमारे एक मंतव्य है, कहना है, ये सब जीवन में लाने वाले हमारे देश में जो महापुरुष हो गए, उस महापुरुष के कारण हम आज देखते हैं कि हमारे देश में आज तक हमारा देश शून्य रहा है। अभी जब एक प्रसंग आया जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, समरसता की चिंतन करने के पहले जिसका अभ्यास हमने करना चाहिए, ऐसा वो कालखंड है 1920 और 1925 का। 1920 में लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारे देश में बहुत शक्तिशाली जो रख रहे थे, उसका निधन हो गया। महात्मा गांधी नेता बन गए कांग्रेस के। उन्होंने एक नई नीति अपनाई, उसको हिंदी राष्ट्रवाद कहते हैं। हिंदी राष्ट्रवाद ये प्रादेशिक राष्ट्रवाद है। हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, इसके बदले एक प्रादेशिक राष्ट्रवाद आ गया। और एक नई बात आई उस समय, कम्युनिज्म हमारे देश में आया, 1920 में ही आ गया। और उन्होंने दो बातें कही, धर्म या अफीम की गोली है, इसलिए धर्म का स्वीकार मत करो, वो छोड़ दीजिए, नष्ट करो। दूसरा, हमारी जो परंपरा रहती है या हमारे जो संस्कार रहते हैं, संस्कृति रहती है, उसके साथ संपर्क मत रखना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कल्चर। ये दो बातें आ गई। और वो चाहने वाले युवा वर्ग बहुत बड़ा था उस समय का, उसका प्रभाव भी था। मानवेंद्र राय तो दुनिया में जाकर, अनेक देशों में जाकर उन्होंने अभ्यास करके कम्युनिज्म के जो उद्गाता थे उनके साथ भी उन्होंने चर्चा की थी। तो हमारे देश पर वो 1946 तक छा रहा था। 1946 में उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म, नव मानवतावाद ये लाया। उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज तक है। वो जो समरसता के शब्द के बारे में कुलकर्णी जी ने कहा ना, इसका एक कारण हमारे मन में जो बैठा हुआ है। पहले 5 शिक्षा मंत्री हमारे कौन थे? तो अकबर द ग्रेट ही कहेंगे ना। शिवाजी महाराज चोर, लुटारू, दरोडेखोर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है ना। इतना लिखा है उन्होंने, लेकिन किसी समीक्षक ने उनके वो ऊपर देखा ही नहीं। लेकिन उन्होंने जो पहला महाराष्ट्रियन साहित्यिक है कि जिन्होंने गरीब, वंचित, पीड़ित, दलित, कामगार, इस सबके बारे में 35 कादंबरी उन्होंने लिखे। उनके अनेक कादंबरी पर सिनेमा भी निकला है, कैसा फकीरा है, देखा है, फकीरा जैसा है। अब देखो उनके जो स्त्री पात्र है, जितने स्त्री पात्र है, जितनी उन्होंने कादंबरी लिखे, उस हर एक स्त्री पात्र एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हर एक स्त्री पात्र, अब अभ्यास करो इसका। और महाराष्ट्र के बारे में क्या, दुनिया के 27 भाषा में उनका ट्रांसलेशन हुआ है, उनकी किताबों का। तो इस तरह का, और उनका एक कथन था कि उन्होंने श्रमिकों की जब दशा देखी तो उन्होंने कहा
कि शेष नाग पे माथे पर पृथ्वी का उन्होंने झेल कर रखा है, ऐसी एक बात है ना। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये जो है श्रमिकों के तलहाथ पर वो पृथ्वी झेली हुई है। तो श्रमिकों के बारे में, सामाजिक जो डिप्रेस क्लासेस है उनके बारे में उन्होंने बहुत बातें हमारे सामने रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें संभव हो, बहुत समय इसमें हम कर सकते हैं, इतनी बातें तो है, लेकिन कुछ उल्लेख मैंने किया है। ये उल्लेख ध्यान में लेकर, महाराष्ट्र में तो इतने कवि हैं, इतने लेखक हैं, वो दया पवार है, बोलुतकार, हमारे दया पवार के बाद हमारे उचल्या लिखने वाले हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ हमारे सोलापुर के हमारे जो कार्यकर्ता है वो ओतारी समाज के है। तो ओतारी जो मूर्तियाँ वगैरह बनती है तो ओतारी समाज बनाता है। हमारे देश का हर एक मंदिर सामाजिक समरसता का एक अत्युच्च ऐसा उदाहरण है। वह सब लोग उनके लिए काम करते हैं। कुम्हार, सोनार, लोहार, सुतार, सब प्रकार के लोग, और जिस तरह का वो मंदिर बनाते हैं, वो मंदिर की खुदाई नीचे की ऊपकी उनकी जो, आप देखो कि एक मंदिर, दक्षिण के मंदिर देखो, एकदम ऊपर जो एक बड़ा मोटा एक पत्थर रखता है, कितने उसका वजन होता है, कैसा उस पर उन्होंने लिया होगा। ये भी टेक्नोलॉजी आती। इस तरह का हमारे देश की हर एक बात सामाजिक समता और सांस्कृतिक समरसता का एक आधारभूत ग्रंथ है। हर एक बात हमारे ओपन आई से देखना चाहिए। हमने शिवाजी जो पढ़ा, चोर लुटारू दरोडेखोर, यह हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, उसमें लिखा था, इसलिए आज तो वो वही चल रहा। संभाजी राजे का नाम ही मालूम नहीं था, और जो नाम मालूम था वो अलग विषय के लिए था, संस्कृति के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। अभी छावा आ गया, अब देखो, मैंने देखा है। क्या अभी लोगों को लगता है कि हमें मालूम ही नहीं है, हमें विस्मृति करने के लिए अंतिम उसका एक वर्णन करते मैं मेरे वाक्य को विराम दूंगा कि 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने एक नई शिक्षा पद्धति लाई। उन्होंने अपने घर में एक खत लिखा, मैं ऐसी शिक्षा पद्धति ला रहा हूँ कि जो शिक्षित हो गए वो तरुण, जिसके आधार पर हम इस देश पर राज करेंगे, कि वो वही राज करेंगे, लेकिन हमारे लिए करेंगे, उनके आधार पर राज करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वैसा उन्होंने प्रत्यक्ष में लाया। और दूसरी बात उन्होंने की 1937 में हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति थी, हर एक गांव तक शिक्षा था हमारे देश में। ब्यूटीफुल ट्री नाम का एक किताब है, अब पढ़ो, उस पर सब बातें ध्यान में आ जाएगी। तो इस तरह का हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति थी वो सब 1937 में एक GR निकाल कर उन्होंने बंद कर दी। एक नई शिक्षा पद्धति लाई जो गुलाम बनाने के लिए, और जो हमारी शिक्षा पद्धति बंद कर दी। इसका जो दुष्परिणाम है, तो समरसता के बारे में कन्फ्यूजन मन में रखने वाले लोग हमारे सामने हम देखते हैं। अभी जाएगा। हमें मालूम है कि डॉक्टर आम्बेडकर की 125वीं जो जयंती थी, उसकी उच्चाधिकार समिति गठित की थी प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो अध्यक्ष थे, उसका एक सदस्य मैं भी था। तो उन्होंने किसके लिए किया था कि समरसता दिन, 14 अप्रैल क्या समरसता दिन, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शब्द प्रयोग किया है। समरसता पर उन्होंने किताब लिखी है। तो एक बदल रहा है सब। एक विवेकानंद खोज के लिए दुनिया में गया और दुनिया को बताया कि हम सर्वश्रेष्ठ, हमारा धर्म है। दूसरा नरेंद्र परसों वह बैठा और जो दुनिया में गया तो 20 राष्ट्रों ने उनको अपने सर्वोत्कृष्ट पदक जो है वो दे दिए, उसमें 7 मुस्लिम राष्ट्र है। तो एक चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज लाने के लिए हमारा भी सक्रिय सहकार्य चाहिए।
कुंभ मेला की स्तुति गाने से वो नहीं होगा, हमारे कृति से होगा। यही आशा के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ।